नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो वे विद्यार्थी जो पहली बार है जो क्लासों को ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अब बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। उसके अलावा है जो अपने दोस्तों के पास में है जो इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी है जो बीएससी एग्रीकल्चर में है जो सेमेस्टर पढ़ने में है जो बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। तो साथियों अपन बात करेंगे, आज अपन बात करेंगे सॉइल साइंस के लेक्चर 5 के बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। आज है जो अपन सॉइल साइंस के जो 5वां लेक्चर है अपना उसके बारे में बात करेंगे और ये है सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉइल फॉर्मेशन यानी कि मृदा निर्माण के बारे में है जो आज अपन बात करने वाले हैं कि मृदा निर्माण है जो किस प्रकार से होता है। अपने है जो पिछली क्लास में है जो चट्टानों का अपक्षय पढ़ा था उसमें है जो चट्टानों का अपक्षय में है जो अपन ने चट्टानों का 3 प्रकार से है जो अपक्षय देखा था, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। इन तीनों के बारे में है जो अपन ने जो पिछली क्लास में है जो बात की थी और आज अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, मृदा निर्माण के बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं कि मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक होते हैं, कौन से जैविक कारक होते हैं, कौन से है जो मध्यस्थ कारक होते हैं, उन सब के बारे में है जो अपन बात करने वाले। कौन से जैविक कारक, कौन से अजैविक कारक और कौन से है जो उदासीन कारक होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा है जो मृदा निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को है जो अपन शुरू करते हैं सॉइल फॉर्मेशन मृदा निर्माण को है जो आज अपन शुरू करते हैं। अगर अपन सॉइल फॉर्मेशन मृदा निर्माण की बात करें तो कि मृदा निर्माण क्या होता है, तो मृदा का निर्माण रासायनिक, जैविक एवं भौतिक कारकों के द्वारा चट्टानों एवं खनिजों के विच्छेदन तथा अपघटन से होता है। मृदा के निर्माण की अगर अपन बात करें तो मृदा का निर्माण है जो चट्टानें होती है, चट्टानों तथा खनिज पदार्थों के अंदर भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रकार से अपघटन या विच्छेदन होता है। जो भौतिक, रासायनिक और जैविक अपघटन या विच्छेदन होता है उससे जो नया पदार्थ बनता है उस पदार्थ जो पैतृक पदार्थ से है जो मृदा का है वो निर्माण होता है। मृदा निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें है जो कई हजारों सालों वर्ष का है जो समय लगता है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है और जिसमें सामान्यतः 1 इंच मृदा का निर्माण है जो 800 से 1000 वर्षों में होता है। अगर अपन को 1 इंच मृदा का निर्माण करना है तो 1 इंच मृदा के निर्माण में कितना समय लगता है? 800 से 1000 वर्षों का है जो समय लगता है। लगभग 800 से 1000 वर्ष में है जो 1 इंच है जो मृदा का है जो 1 इंच मृदा की परत का है जो निर्माण होता है। उसके अलावा बात करें मृदा निर्माण के कारकों की बात करें तो मृदा निर्माण के मुख्य रूप से है जो 3 कारक होते हैं, जैविक कारक, अजैविक कारक और न्यूट्रल कारक यानी कि जो उदासीन कारक होते हैं। तो जो वीवी डोकुचेव है, कौन? वीवी डोकुचेव ने है सर्वप्रथम मृदा के निर्माण में कारक थे उन मृदा निर्माण के कारकों की है जो व्याख्या की थी। ये दिखाने वाले पहले व्यक्ति थे वीवी डोकुचेव की मिट्टी है जो आमतौर पर परिदृश्य में एक पैटर्न बनाती है और मिट्टी के गठन के कारक परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाले पैतृक पदार्थ, जलवायु, जीव जो उन्होंने एक समीकरण के रूप में रखा। इसमें अपन को है वीवी डोकुचेव ने जो सबसे पहले बताया कि मृदा के निर्माण में जो कारक है जो भाग लेते हैं जैसे जलवायु हो गए, जीव हो गए, ये है जो एक परत के रूप में पहले है जो पैतृक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस पैतृक पदार्थ से है जो मृदा का निर्माण होता है। तो उन्होंने एक है जो समीकरण दिया था वीवी डोकुचेव ने, उस समीकरण की है जो अपन बात करते हैं। वीवी डोकुचेव ने समीकरण दिया था कि सॉइल होती है जो मृदा होती है वो इन फैक्टरों पर निर्भर करती है। फैक्टर कौन कौन से है? पहला है पी का मतलब देखें तो अपन जो जलवायु होती है, जो पैतृक पदार्थ होते हैं उनको है जो बताया गया है पी। उसके अलावा है जलवायु, क्लाइमेट और फिर है जो ऑर्गेनिक मैटर्स। वीवी डोकुचेव ने इनके बारे में जो बताया कि जो पैतृक पदार्थ, जलवायु और जो जीव होती है इनके द्वारा है जो मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, जेनी। कौन आए थे? 1941 में एक जेनी नामक एक जो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने एक जो नया समीकरण दिया था उसमें है जो उन्होंने और कारकों को है जो ऐड किया था। उनमें उन्होंने है जो कौन कौन से कारकों को ऐड किया तो उसकी बात करें तो इसमें है जो सॉइल के बारे में है जो उन्होंने बताया कि सॉइल का निर्माण है जो निम्न कारकों से होता है, निम्न फैक्टर से होता है। इसमें है जो इसमें क्लाइमेट, उसके अलावा स्थलाकृति, उसके अलावा अगर अपन बात करें और पैतृक पदार्थ और उसके अलावा उन्होंने जो टाइम वो है जो बताया था कि जो क्लाइमेट, स्थलाकृति, मृदा की जो रोपोग्राफी होती है वो और पैतृक पदार्थ और समय से है जो मृदा का है जो निर्माण होता है। ये है जो कारक है मृदा में निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे सॉइल प्रॉपर्टी है जो मृदा के गुण में है जो किस किस का निर्माण होता है, क्लाइमेट, जलवायु, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें जो भाग लेने वाले होते हैं बायोस्फीयर,
जैव मंडल, उसके अलावा मृदा की इस्तेला करती, उसके अलावा है जो पैतृक पदार्थ समय है और फंक्शन है जो कार्य है, इन सब है जो कार्य करता है और मृदा का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं मृदा के सक्रिय कारक कौन से हैं, निष्क्रिय कारक कौन से हैं और उदासीन कारक कौन से हैं। मृदा के अगर अपन सक्रिय कारकों की बात करें तो जलवायु व जैव मंडल है जो मृदा के सक्रिय कारक है। मृदा के अगर अपन सक्रिय कारकों की बात करें तो जलवायु वो जैव मंडल, कौन से, जलवायु वो जैव मंडल है जो सक्रिय कारक है, ये है जो मृदा के निर्माण के सक्रिय कारक है। और अगर अपन निष्क्रिय कारकों की बात करें कि निष्क्रिय कारक कौन से है, तो मृदा निर्माण के जो निष्क्रिय कारक है इनमें पैतृक पदार्थ, पेरेंटल मटेरियल और जो स्थलाकृति होती है, जो रोपोग्राफी होती है, स्थलाकृति और जो पैतृक पदार्थ होते हैं उनमें होते हैं। कौन से, पैतृक पदार्थ, निष्क्रिय कारकों में पैतृक पदार्थ और स्थलाकृति आती है, स्थलाकृति। ध्यान रखना न्यू टाइप या जो मिड टर्म होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आ सकता है कि मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन से हैं, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक जलवायु, जैव मंडल और निष्क्रिय कारक में पैतृक पदार्थ और स्थलाकृति, इनके जो अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा एक आता है उदासीन कारक। 12th में अपन ने 2 ही पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर अपन को एक उदासीन कारक भी पढ़ना पड़ता है, ये है समय। समय है जो न तो सक्रिय है और न निष्क्रिय है, ये है कि उदासीन समय है, न्यूट्रल है। उदासीन समय के बारे में जो बात करनी है। उसके अलावा अगर अपन बात करें मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं उनके बारे में बात करें तो अब अपन बात करते हैं पैतृक पदार्थ की। किसकी बात करें, पैतृक पदार्थ की। अगर अपन बात करें कि पैतृक पदार्थ है जो किस प्रकार से है जो मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण है, जो भूमिका निभाते हैं, इनकी अगर अपन बात करें पैतृक पदार्थ की बात करें कि पैतृक पदार्थ क्या होता है, तो जो खनिजों तथा चट्टानों का जो अपक्षय होता है, उन चट्टानों तथा खनिजों का अपक्षय से जो छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं, जिससे जो मृदा का निर्माण होता है, उन छोटे छोटे कणों को है जो पैतृक पदार्थ कहा जाता है। सेलों के कणों को अपक्षय व की रासायनिक भौतिक क्रियाओं द्वारा चूर्ण पदार्थ में बदल दिया जाता है और ये पदार्थ मिट्टियों के निर्माण का अंग होता है। जो सेलों के छोटे छोटे कण होते हैं, चट्टानों के छोटे छोटे कण होते हैं, उनको है जो चूर्ण पदार्थ में बदल दिया जाता है और जो चूर्ण पदार्थ से होता है वो पैतृक पदार्थ कहलाता है और जिससे है जो मृदा का निर्माण होता है। दूसरी बात करें टोपोग्राफी या रिलीफ की बात करें, स्थलाकृति की बात करें, टोपोग्राफी, रिलीफ या स्थलाकृति, तो मिट्टी के निर्माण के मौलिक चट्टानों के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक स्थलाकृति है। अगर अपन मिट्टी के निर्माण में मौलिक चट्टानों को देखें, जो आधारीय चट्टानें होती है उनको देखें, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्थलाकृति है जो मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। कि जो अधिक ढाल वाली मृदा होती है, अधिक ढाल वाली मृदा में जो जल अधिक तेज गति से जाता है तो उनका है वहाँ पर अधिक ढलान वाली मृदा में अपरदन अधिक होता है, तो वहाँ पर है जो मृदा की पतली परत पाई जाती है। और जो कम ढलान वाली मृदा होती है उसमें है जो मृदा अपरदन कम होता है, तो वहाँ पर है जो अधिक है जो मोटाई वाली है जो मृदा पाई जाती है। तो ये स्थलाकृति है मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिक ढाल वाली भूमि में अपरदन अधिक होता है और इसी कारण है जो तिरु ढाल वाले धरातल पर मिट्टी की पतली परत पाई जाती है। जो ढाल अगर मृदा में अधिक है तो वहाँ पर है जो अपरदन भी अधिक होगा और अपरदन अधिक होने से वहाँ पर है जो वो बात करें तो अपन है जो मृदा की है जो पतली परत पाई जाती है। उसके अलावा बात करें कम ढाल वाले भागों में अपरदन है जो तीव्र गति से होने के कारण है जो ऐसे ढालों पर है जो मोटी कम तीव्र गति से होता है। अगर जो कम ढाल वाले भाग होते हैं उनमें अपरदन कम तीव्र गति से होता है तो वहाँ पर है जो मोटी परत पाई जाती है। मैदानी भागों में जमाव अधिक होता है, इन भागों में जो निरंतर जमाव से मिट्टी का एकत्रित होती रहती है। मृदा जो मैदानी भाग होती है, इन मैदानी भागों में जो जमाव है जो अधिक होता है और जमाव के होने के कारण मिट्टी है जो वहाँ पर एकत्रित होती रहती है। तो ये 2 कारक हो गए, पैतृक पदार्थ और जलवायु। मुझे आशा है कि इसमें जो आपको समझ में आ गया होगा। पैतृक पदार्थ में क्या होता है कि जो खनिजों के अपक्षय और चट्टानों के अपक्षय से जो कण से चूर्ण बनता है वो पैतृक पदार्थ होता है। और स्थलाकृति की बात करें तो अधिक ढलान वाली भूमि में अपरदन अधिक तो वहाँ पर पतली परत, कम ढलान वाली भूमि में अपरदन कम तो वहाँ पर मोटी परत। और मैदानी भागों में जो मिट्टी आके एकत्रित होती है तो वहाँ पर है जो मिट्टी का एकत्रित होती रहती है। उसके अलावा बात करें तो तीसरा कारक है जलवायु। कौन सा है तीसरा कारक? अगर अपन बात करें तो तीसरा कारक अपना आता है जलवायु। मिट्टी के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। अगर अपन बात करें मिट्टी के विकास की तो मिट्टी के विकास में महत्वपूर्ण कारक होता है वो जलवायु होता है। कौन सा होता है? मिट्टी के विकास में महत्वपूर्ण कारक जलवायु होता है। उसके अलावा आर्द्रता, ताप, पवन तीनों ही तत्व मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवायु में आर्द्रता होता है, ताप होता है, पवन होते हैं।
ये है जो मिट्टी के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल मिट्टी की है जो रासायनिक और जैविक क्रियाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। जल में है जो जैविक क्रियाएं और जो रासायनिक क्रियाएं होती है उनके लिए है जो जल महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा बात करें तो इन पर मुख्य रूप से है जो वर्षा, ताप, पवन आदि का है जो प्रभाव पड़ता रहता है। जलवायु के ऊपर है जो इनका ताप का है जो प्रभाव पड़ता रहता है। अगर चौथे कारक की बात करें तो चौथा कारक अपना आता है जैव मंडल। कौन सा आता है? जैव मंडल आता है बायोस्फीयर। मिट्टी के निर्माण में जैविक क्रियाएं भी सहायता करती है। जैविक क्रियाएं जो सूक्ष्म जीव है वो भी है जो मिट्टी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पशु एवं वनस्पतियों के द्वारा मिट्टियों के रूप में परिवर्तन होता रहता है। वनस्पतियों से जो ह्यूमस पदार्थ होता है, जीवांश पदार्थ है जो ह्यूमस मिलता है, और जिन मिट्टियों में वनस्पति अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है उनका रंग है जो परिवर्तित हो जाता है और मिट्टी उर्वरक होती है। पशु और जीव भी मिट्टियों के रूप में बदलने में सहायता करते हैं। पशु और जीव कैसे? जैसे अगर अपन बात करें छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं और जो केंचुआ होता है जिसको अपन प्राकृतिक हलवाहक के रूप में जानते हैं, तो वो है जो मिट्टी को खोदता रहता है और मिट्टी का है जो निर्माण करता रहता है। उसके अलावा बात करें तो जीव है, जंगल है, चारागाह होते हैं। इन सब के बारे में अगर अपन बात करें, अब बात करते हैं अपन फ्यूना और फ्यूना की। तो फ्यूना क्या होते हैं? फ्यूना होते हैं वो होते हैं जंतु जगत को बताए फ्यूना कहते हैं, और पादप जगत को है जो फ्लोरा कहते हैं। पादप जगत में पादप जड़, सूक्ष्म जीव, जंगल, चारागाह ये है जो पादप जगत में आते हैं और ये है जो मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्यूना की बात करें जंतु जगत में केंचुआ, चींटी, दीमक आदि है जो मिट्टी को खोदते रहते हैं, मिट्टी को है जो स्थानांतरित करते रहते हैं। और केंचुए का जो है प्राकृतिक हलवाहक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जानते हैं? केंचुए को प्राकृतिक हलवाहक के रूप में जो जाना जाता है। यह है जो प्राकृतिक हलवाहक के रूप में काम करता है। जो हल को चलाने से मिट्टी जिस प्रकार उसकी है जो ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर पलटती है, वैसे ही है जो केंचुआ भी है जो मिट्टी पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोनों कारक मृदा निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब पांचवा कारक आता है वो आता है समय। कौन सा कारक आता है? पांचवा कारक है वो है समय। अगर अपन समय की बात करें तो समय भी है जो अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो नई मृदाएं निर्मित होती है वो अधिक उपजाऊ होती है और जो पुरानी मृदाएं होती है वो कम उपजाऊ होती है। मिट्टी के निर्माण में समय का अत्यधिक महत्व है। जिन मिट्टियों का विकास शीघ्र हुआ हो उन्हें मिट्टियाँ युवा मिट्टियाँ कहते हैं, यानी कि नई मिट्टियाँ कहते हैं अपन। और नई मिट्टियाँ हैं जो उर्वरक शक्ति है जो अधिक होती है, और जो पुरानी मिट्टियाँ होती है उनमें जो उर्वरक शक्ति है जो कम पाई जाती है। अगला कारक है वर्षा का प्रभाव। किसका प्रभाव? वर्षा का प्रभाव, यानी कि रेन का क्या इफेक्ट होता है उनके बारे में बात करें तो अधिक वर्षा से मिट्टी की उर्वरक शक्ति है जो नष्ट हो जाती है। उसमें लीचिंग क्रिया द्वारा खनिज तथा पोषक तत्व धरातल के नीचे चले जाते हैं। जिन क्षेत्रों में जो वर्षा है जो अधिक होती है उन क्षेत्रों में जल की मात्रा अधिक होती है, तो जल में है जो परकोलेशन होता है, अंत स्त्रवण होता है। तो जल है जो अपने साथ में खनिज पदार्थ और जो अन्य पोषक तत्वों को ले जाते हैं। उन्हें जल के साथ में खनिज पदार्थ और अन्य पोषक तत्वों का मिट्टी के नीचे के स्तरों में जाना लीचिंग कहलाता है। और लीचिंग के द्वारा है जो मृदा पर जो भूमि मृदा की उर्वरता है वो मृदा की उर्वरता है में जो कमी आती है। इस कारण जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उनमें मृदा है जो कम उपजाऊ होती है। और इस प्रकार की मिट्टियाँ विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा प्रदेशों में पाई जाती है। कम वर्षा वाले भागों अथवा शुष्क भागों में मिट्टी सार की परत एकत्रित हो जाती है, और जो कम वर्षा वाले भाग होते हैं वहाँ पर है जो मिट्टी की ऊपरी परत में है जो सारी पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। उन सारी पदार्थों का लीचिंग की क्रिया द्वारा नीचे नहीं जाते, तो वो मृदा भी है जो सारी हो जाती है। और इस प्रकार की मिट्टी कृषि कार्य के लिए उपयोगी होती है। वर्षा की अधिकता से तथा कम वर्षा से पेडोकल प्रकार की मिट्टियाँ बनती है। अधिक वर्षा है तो अधिक वर्षा जो है तो पेड़ लपन मृदा बनती है। कौन सी बनती है? अगर अपन बात करें अधिक वर्षा की, तो अधिक वर्षा से जो मृदा बनती है, अधिक वर्षा से बनने वाली मृदा को पेट लपड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट लपड़। जो पेट लपड़ सॉइल होती है, जो पेट लपड़ मृदा होती है वो अधिक वर्षा से बनती है। और जो कम वर्षा की बात करें, कम वर्षा से बनने वाली जो मृदा है उस मृदा को है जो अपन क्या कहते हैं? पेडोकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोकल। कम वर्षा से पेडोकल मृदा बनती है और अधिक वर्षा से है जो पेट लपड़ मृदा बनती है। उसके अलावा अगर अपन ताप का प्रभाव देखें कि मृदा निर्माण पर ताप का क्या प्रभाव है, मृदा निर्माण पर ताप के प्रभाव को देखें तो ताप के प्रभाव की बात करें तो ताप की अधिकता से रासायनिक व जैविक क्रिया तीव्र हो जाने से मिट्टी की मूल पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार ताप मिट्टी के गुणों को प्रभावित करता है।
अगर ताप अधिक होता है तो अधिक ताप के कारण मृदा की रासायनिक और जैविक प्रक्रिया भी तेज गति से होती है और मृदा का है जो निर्माण हो जाता है। उसके अलावा पवनों का प्रभाव देखें। पवन है जो मिट्टी को उड़ाकर है जो दूसरे स्थान में ले जाकर जमा करने में सहायता करती है। जो पवन होती है, पवन एक जगह से मिट्टी को उठाकर दूसरी जगह पर ले जाकर जमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चीन के उत्तरी भाग में लोयस मिट्टी जमाव पवन के द्वारा जमा होती है। जो चीन का उत्तरी भाग है वहां पर एक लोयस मिट्टी का जमाव होता है और जो लोयस मिट्टी है वो पवन के साथ में उड़कर आने वाली मिट्टियां होती है और उनका क्षेत्र है जो कई विस्तार है जो कई किलोमीटर में है जो पाया जाता है। मृदा गठन में मृदा प्रोफाइल की गहराई का पता लगता है। मृदा गठन से किसका पता लगता है? मृदा गठन से मृदा की प्रोफाइल होती है। मृदा की जो प्रोफाइल होती है उस मृदा की प्रोफाइल के बारे में, मृदा की परिच्छेदिका के बारे में है जो अपन को जानकारी मिलती है। और अब है अपने मृदा प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण में है जो कौन कौन सी प्रक्रियाएं है जो भाग लेते हैं। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन यानी कि मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, ये है जो मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं है जो अपन कल पढ़ेंगे। आज है जो अपन मृदा के निर्माण के जो कारकों के बारे में पढ़ लिया है। इसमें है जो अपने निष्क्रिय कारक, सक्रिय कारक और उदासीन कारकों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा जो मृदा निर्माण के भाग लेने वाले महत्वपूर्ण कारक थे जैसे तापमान है, वर्षा है, जलवायु है, पवन है, उनके बारे में पढ़ा। उसके अलावा जैवीय कारक है वो इस्तेला करती है, उन सब के बारे में जो अपन ने पढ़ा। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा ये आपको है जो समझ में आ गया होगा। तो अपन है जो आगे की क्लास को है जो कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।